क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो रोहन, जो मैं कह रही हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है गायत्री। बिल्कुल नहीं, वो अलग बात है कि अभी तक शरण्या को इस बात का खुद भी एहसास नहीं है। वो खुद भी नहीं जानती क्यों वो तुम्हारे नाना नानी के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाने की खातिर इतने प्लान्स बना रही है। क्यों वो सबसे झूठ बोल बोल कर तुम्हें उनके दिल में, घर में, मंदिर में, अखाड़े में जगह बनाने के रास्ते दिखा रही है। तुम्हें पता है, जब तक तुम रात में अपने नाना नानी के घर से यहाँ उसके घर नहीं पहुँचते, वो इंतजार करती रहती है कि कब तुम आओ और कब वो तुम्हें खुद अपने हाथों से बनाकर कॉफी बनाकर पिलाए। रोहन सुनकर कुछ पल मुस्कुराया और फिर सर झटक कर उसने अपने दिल में आते ख्यालों को सिर की तरह ही झटक दिया। इन सब बातों को छोड़ो गायत्री, मैं तो सिर्फ ये जानने आया था कि कल क्या हुआ है उन दोनों के बीच। क्यों वो इतनी परेशान है? मैंने सुबह उसकी लाल सूजी आंखें देखी हैं। बताओ क्या करूं मैं? शरण्या से मिलकर पूछे या अर्जुन से? वो बहुत जिद्दी है, कुछ नहीं बताएगी। हम अर्जुन के पास ही चलते हैं। और रोहन गायत्री को उसके भाई की बैग पर बिठाकर अर्जुन के घर की ओर चल दिया। उसका घर शहर में था। इस बीच गायत्री ने अर्जुन को बता दिया था कि वो दोनों उससे मिलने आ रहे हैं। अर्जुन ने अपने घर पर उन दोनों का बहुत ही जोरदार स्वागत किया। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे शरण्या की हालत का जरा भी अंदेशा है। फिर हुआ क्या होगा? अर्जुन की मम्मी ने उनके सामने शुद्ध नॉर्थ इंडियन स्टाइल में चाय नाश्ता रखा। ये लोग नॉर्थ से ही तो थे, पर उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब की पोस्टिंग के चलते वो हमेशा से ही यहाँ आकर बस गए थे। क्या हुआ यार, तुम लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये मिठाई खाओ, दिल्ली की है। शादी से आते समय बुआ ने ढेर सारी रख दी थी साथ में। वो मिठाई की प्लेट दोनों के सामने करते हुए ठहाका लगाकर हंसा। रोहन को उसके व्यवहार में कोई दोगलापन, धोखेबाजी या चालाकी नजर नहीं आ रही थी। फिर अर्जुन, कल से शरण्या काफी अपसेट है। यार तुम लोगों की कल क्या बात हुई? वो तो वहां तुम्हें अपने मन की बात कहने आई थी, क्योंकि उसके पापा उसके लिए उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पर जब से वो घर वापस आई है। क्या मुझसे अपने मन की बात? पर तुम्हें कैसे पता रोहन उसके मन की बात, जबकि उसने मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। रोहन को खुद कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी और स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को सच बता दिया था। मेरा मतलब है कि तुम लोग इतने पुराने दोस्त हो और वो तुम्हें पसंद करती है, ये उसने मुझे बताया था। फिर मेरे और गायत्री के कहने पर ही कल वो तुमसे ये सब कहना चाहती थी। सॉरी यार, पहले तो मुझे ये बात पता नहीं थी, और अगर पता भी होती तो भी मैं यही कहता जो मैंने उसे कल कहा था। क्या कहा था तुमने उसे? यही कि मैं अपनी कजन की बेस्ट फ्रेंड दिव्या को बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा से ही उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? गायत्री और रोहन दोनों के ही मुंह खुले रह गए थे आश्चर्य से। क्या तुमने कल उसे ये कहा अर्जुन? तभी वो इतनी परेशान है। सॉरी गायत्री, मुझे उसकी परेशानी का नहीं पता, पर हाँ, कल मैंने उसे यही बताने के लिए बुलाया था कि इस बार मैं दिव्या को प्रपोज करके आया हूँ और उसने भी मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। आखिर शरण्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसे तो बताना ही था ना। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे खुद भी तो शरण्या के मन की बात कहाँ पता थी। और अगर पता भी होती तो भी अगर वो उसे बेस्ट फ्रेंड की नज़र से देखता है तो जबरदस्ती प्रेमिका की नज़र से तो नहीं देख सकता था ना। अब तो रोहन को गायत्री की बात पर भरोसा करना ही पड़ा था कि अर्जुन उसे सिर्फ अपना दोस्त ही समझता था, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त, जिसे उसने सबसे पहले आकर दिव्या को प्रपोज करने की बात बताई। शरण्या को थोड़ी सी खबर देनी ही चाहिए थी अपने मन में पलती चाहत की। पर कहीं गायत्री की दूसरी बात भी तो सच नहीं, कि वो खुद भी गलत फहमी में हो कि वो अर्जुन से प्यार करती है, जबकि ये भी सिर्फ एक अट्रैक्शन मात्र हो। पता नहीं, इस बारे में ज्यादा सोचने से बेहतर था कि शरण्या को संभाला जाए इस समय। और ये काम दोस्तों से ज्यादा अच्छी तरह कौन कर सकता है भला? ये लो कॉफी पियो, गर्मा गर्म। अरे अरे, मेरी तरफ यूं मत देखो, मैंने नहीं बनाई, ये तो आंटी ने बनाई है तुम्हारे लिए। थैंक्स रोहन, मुझे गायत्री ने कॉल करके बताया अभी कि तुम दोनों अर्जुन से उसके घर जाकर मिले थे। क्या जरूरत थी? अब उसे सब पता चल गया है तो मुझे उससे बात करने में भी अजीब फील होगा। तुम पागल हो यार, वो तुम्हारा फ्रेंड है, उसे क्यों बुरा लगेगा? या वो क्यों मजाक बनाएगा तुम्हारा? तुम उसे पसंद करती थी, ये तुम्हारा सच है, और वो किसी और को प्रपोज कराया, वो उसका सच है। मिसअंडरस्टैंडिंग जिंदगी को और ज्यादा उलझा देती है। सरल रही बस, हमेशा सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने उसकी नाक को उंगली से डोरबेल की तरफ जाते हुए कहा। वो जानता था ये सिर्फ क्षणिक शांति है,
कल रात से रोती हुई शरण्या अब थक चुकी है, इसीलिए बात कर पा रही है। पर जैसे ही फिर इसे अर्जुन याद आएगा, ये शायद फिर रोने लगेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, शरण्या बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई। अगले दिन वो फिर रोहन को लेकर उसके नाना नानी के घर पहुंच गई। पूरे दिन गपशप की, बच्चों के साथ हो हुल्लड़ मचाया। सुबह से ही खेतों में धान की बुवाई की शुरुआत हो चुकी थी। रोहन बहुत ही ध्यान से नाना जी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए देख रहा था। दूर दूर तक फैले बड़े से खेत में कई औरतें और आदमी मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत कर रहे थे। नाना जी मजदूरों के बीच जाकर कभी खुद भी उनके काम में हाथ बटा रहे थे, तो कभी थक कर मिट्टी की मेड़ पर बैठे रहे थे। रोहन बीच बीच में उनसे बात करते करते उन सब की तस्वीरें भी खींच रहा था। आओ रोहन, थोड़ी देर वहां पेड़ों के छांव में बैठे, घर से खाना भी आ गया होगा, यही मेरे साथ खाओगे या फिर घर जाकर? अरे नहीं, मैं तो यहीं आपके साथ बैठूंगा। रोहन किसी चंचल बच्चे की तरह घास की बिछी दरी पर थप से बैठ गया। इसे देखो, बच्चों में बच्ची बनी रहती है, ना जाने कब बड़ी होगी ये लड़की। रोहन ने सर घुमाकर देखा तो शरण्या छोटे बच्चों के साथ ट्यूबवेल से आते तेज पानी में पैर डाले बैठी थी। ना सिर्फ बैठी थी, बल्कि गन्ना खाती हुई उनसे न जाने क्या बतियाए भी जा रही थी। रोहन ने झटपट दो चार फोटो उसके भी क्लिक कर लिए। शादी का क्या इरादा है? लड़की अच्छी है, मेरी मानो तो देर मत करो। नाना जी का इशारा संभवतः शरण्या की तरफ ही था। शादी? क्या मतलब नाना जी? आपको कोई गलतफहमी हुई है? सच में ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। रोहन कुछ सकपकाता सा इस तरह बोला कि अपने लफ्जों में उसे खुद ही वजन महसूस नहीं हुआ। उसे खुद ही लगा कि वो ये बात सिर्फ ऊपरी तौर पर कह रहा है। नाना जी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा भी पड़े। अरे बेटा, ये आंखें बूढ़ी जरूर हैं, पर अब भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। बात तो ऐसी ही है, तो मानो ना मानो। रोहन को उनकी इस बात से अपनी कुछ बातें पूछने की राह भी मिल गई। एक बात पूछूं नाना जी, शरण्या के पापा और आपका तो बरसों पुराना झगड़ा है ना, फिर इसका आपके घर में आना जाना क्यों है? हमारे गांव में अभी भी बेटियां सबकी सांझी हुआ करती हैं रोहन। मैं उसके पिता से नाराज हूँ, उससे नहीं। और अब तो वो नाराजगी भी धूल की अनगिनत परतों के बीच दबकर दम तोड़ चुकी है। अच्छा नाना जी, शरण्या आपकी बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी उसकी मर्जी से करा देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीवन साथी चुनने का अधिकार तो सब लोगों को होना ही चाहिए। रोहन उन्हें पिछले 10 दिन से इसी मुद्दे पर तो लाना ही चाहता था, और ये मौका उसे अब मिल ही गया था। सच में नाना जी, आपके बच्चे कितने लकी हैं ना। आपने तो जरूर उनकी शादियां उनकी मर्जी से ही कराई होंगी, है ना? अच्छा, आपकी एक बेटी भी थी ना, जिसकी फोटो पर हार चढ़ाकर अपने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है, उनकी भी लव मैरिज थी क्या? उनका परिवार कहाँ है? रोहन को अच्छी तरह पता था कि इस बात का कोई जवाब नहीं मिलने वाला उसे, और वही हुआ भी। नाना जी खाना खाते खाते अचानक रुक गए। कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। आंखें भीगने को हुई, पर उन्होंने आंसू बड़ी सफाई से आंखों से ही दबा लिए। रोहन से उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, पर वो क्या करता, मजबूरी थी उसकी। वो अपनी माँ के यहाँ पहुँचने से पहले घर के लोगों को थोड़ा सा तैयार तो कर ही देना चाहता था। वैसे उन्हें देखकर साफ लगता था कि बीती बातों और फैसलों पर अच्छा खासा पछतावा था उन्हें। थोड़ी देर बाद नाना जी को वहीं छोड़कर रोहन और शरण्या घर की ओर चल दिए। उसके नाना जी के साथ हुई कुछ बातें, छुपाते हुए कुछ बातें शरण्या को भी बता दी। ये तुमने सही किया रोहन। मेरे ख्याल से तुम्हारी नानी के भी दिमाग में थोड़ी खलबली तो मचा ही देनी चाहिए हमें। चलो, मैं करती हूँ उनसे बात। पर एक बात बताओ कि बात शुरू कैसे हुई थी? ये बात छुपा गया रोहन कि नाना जी ने उसे शरण्या की ओर चोर नजरों से देखते हुए पकड़कर ये बात शुरू की थी। नानी के हाथ से गर्मा गर्म कॉफी का कप लेते हुए 1 मिनट भी नहीं गवाया शरण्या ने, और बात छेड़ दी। दादी देखो तो, दादाजी क्या मॉडर्न बातें करने लगे हैं बुढ़ापे में। रोहन से लव मैरिज करने की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। बोल रहे थे जीवन साथी तो चुनने का सबको अधिकार होना ही चाहिए। दादी ने ये बात सुनते ही आंखों में बिन बुलाए मेहमान से उमड़ आए आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछकर कहा, सही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आजकल के इतने पढ़े लिखे बच्चे इतना फैसला तो कर ही सकते हैं कि उन्हें अपना जीवन किसके साथ बिताना है। पर दादी, एक बात और पूछूं आपसे। सारा गांव जानता है मेरे पापा को दादा ने सारी जिंदगी इस बात की सजा दी है कि उन्होंने किसी जमाने में सारे समाज से दुश्मनी मोल लेकर अपने दोस्त शंकर और आपकी बेटी वैष्णवी की शादी कराई थी। तो क्या उस समय उन लोगों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए था? इस समय रोहन चुपचाप खड़ा उस लड़की को बोलते देख रहा था, जो कुछ समय पहले तक
अर्जुन और अपने रिश्ते को ना समझ पाने के कारण उसे नादान लग रही थी। इस समय तो वो अपने पूरे रौद्र रूप में थी। बोलो ना दादी, क्या उन्होंने सच में इतनी बड़ी गलती की थी कि आपने सारी जिंदगी उनकी सुध नहीं ली? नानी की आंखों से बहती गंगा जमुना और पास ही खड़ी उनकी दोनों बहुओं की चुप्पी उनकी किसी बेबसी की तरफ इशारा कर रही थी। आज पूरे चांद की रात थी। क्या यही वजह थी आज किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी? रोहन और सरन्या आज बुआ अम्मा के घर पर ही ठहरे थे। खाना खाकर रोहन बाहर आंगन में निकल आया था और बगल वाले घर में नाना जी और नानी जी को देख रहा था। नाना जी अपनी चारपाई पर लेटे किसी गहरी सोच में थे और उनके सिर को आहिस्ता आहिस्ता दबाती नानी भी किसी और दुनिया में खोई हुई थी शायद। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, कुछ खास नहीं, बस यही सोच रही थी कि रोहन बता रहा था कल रात की फ्लाइट से उसकी माँ और बहन यहाँ आने वाली है कनाडा से। कनाडा पर उन्होंने खासा जोर देते हुए अपने पति की ओर देखा था। हाँ, मुझे भी बताया था उसने। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें भी उसकी आंखें बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी जैसी लगती हैं ना? क्या तुम्हें भी? नानी ने बात पूरी सुने बिना ही जवाब दे दिया और सवाल पर सवाल भी दाग दिया। नाना जी कुछ नहीं बोले। कनाडा से आ रही है? हमारी वैष्णवी भी तो शादी के बाद कनाडा में ही शिफ्ट हो गई थी ना। एक बात समझ में नहीं आ रही, सरन्या ने तो कहा था कि रोहन उसकी फ्रेंड का भाई है और शहर से कोई रिसर्च करने आया है। हम खैर जो भी हो, तुम मिलाना उनसे। अगर वो पड़ोस में आए तो हो सकता है ना सरन्या अपनी बुआ अम्मा से मिलाने ले आए, तो तुम भी देखा ना। वैसे भी ये बिना बात का झगड़ा बरसों बरस खींचा है, अब और नहीं। नाना नानी की बातें रोहन के कानों तक तो नहीं पहुंच रही, पर वो उनकी तरफ से अब काफी हद तक निश्चिंत था। तुम अभी तक सोए नहीं रोहन? ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ चला आया। पता है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कल कोई एग्जाम है मेरा। रोहन ने हंसने की कोशिश की। एग्जाम है तो एग्जाम ही सही, देखना तुम टॉप करोगे कल इसमें। सरन्या भी एक फीकी सी हंसी फेंकती हुई बोली। अर्जुन से कोई बात हुई तुम्हारी? रोहन की इस बात का कोई जवाब दिए बिना ही वो उसे वहीं अकेला छोड़कर अंदर चली गई। सरन्या के मम्मी पापा दोनों ही सुबह से मेहमानों का कमरा तैयार करने में व्यस्त थे। वैसे तो रोहन ने पिछले 12 दिन में पास ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर देख लिया था। अब मेल मुलाकात का अंजाम चाहे जो भी हो, ये तो तय था कि उन्हें कुछ दिन यहाँ रुककर ही वापस जाना था। सरन्या, कम से कम आज तो जल्दी उठकर मेरे साथ हेल्प कर दो किचन में। मम्मी ने उसे सोते हुए झिंझोड़ा तो वो बौखला कर बैठ गई। क्या अम्मा, जरा सी बात की टेंशन लेती हो? वो लोग देर रात तक आएंगे और तुम सुबह सुबह ही शुरू हो गई। खैर, वो उठी और फिर कुछ सोचकर गायत्री के घर जाने का सोचकर तैयार होने के लिए चली गई। रोहन के मन में भी सुबह से ही खलबली मची हुई थी, जो कि शाम तक आते आते अजीब से तूफान में बदल चुकी थी। वो बार बार घड़ी देखता और फिर इधर उधर घूमना शुरू कर देता। अंकल के साथ उसे अपनी मम्मी और बहन को ले जाना था। इंडिया तो वो आ ही चुके थे, पर दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट से अभी यहाँ तक आने का सफर बाकी था। रोहन बेटा, परेशान क्यों हो? हम अभी थोड़ी देर में निकलते हैं ना, फिक्र मत करो, टाइम से पहुंच जाएंगे। सरन्या और उसकी अम्मा ने उनके लिए सारे जरूरी इंतजाम कर ही दिए हैं। नहीं नहीं अंकल, मुझे कोई फिक्र नहीं है सच में। पर सच तो यही था कि वो दोनों ही सोच और संभावना से घिरे हुए थे कि वैष्णवी के यहाँ आने के बाद क्या क्या हो सकता था। जब 25 साल पहले वो वहां से गई थी, तब के हालात और अब के हालातों में जमीन आसमान का अंतर था। पर फिर भी क्या होने वाला था, इसके बारे में कुछ निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। गांव से एयरपोर्ट का रास्ता लगभग 1.5 घंटे का था, पर बीती बातों के सहारे वो कुछ जल्दी ही कट गया था। और उसके बाद दो पुराने दोस्त आंखों में बहुत सी बीती यादें लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी भीगी आंखों और एक दूसरे की जाने वाली बातों से रोहन और उनकी छोटी बहन साफ अनुमान लगा पा रहे थे कि सरन्या के पापा और उनके मम्मी पापा की ये दोस्ती कभी कितनी पक्की रही होगी। सरन्या, जल्दी जल्दी टेबल रेडी करो ना, वो लोग आते ही होंगे। ओहो अम्मा, आप भी ना कितनी जल्दी हाइपर हो जाती हैं। आ भी गए तो क्या, कोई मेहमान थोड़े ही हैं। अब देखो ना, रोहन 15 दिन से यहीं पर तो है। उसे कभी कोई परेशानी हुई है आपकी वजह से, जो उसकी मम्मी या बहन को होगी? फिर आपने इतनी प्यार से इतनी सारी डिशेस बनाई हैं उनके लिए, तो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हटो, मैं खुद कर लूंगी। तुम बाहर गेट खोलने जाओ, हॉर्न की आवाज आ रही है। सरन्या तुरंत गेट की ओर दौड़ी। वो खुद भी कहीं ना कहीं देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी रोहन की मम्मी से। खासकर जब से उसने अपनी माँ से उनकी लव स्टोरी सुनी थी, तब से तो और भी ज्यादा बेताब थी वो।
नमस्ते आंटी। वेलकम वेलकम, प्लीज इधर से आइए। उसने बड़े प्यार से रोहन की मम्मी को हाथ पकड़कर अंदर की ओर बुलाया। पीछे पीछे उसकी बहन भी थी। हेलो, मैं रागिनी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, प्लीज अंदर आओ ना। थोड़ी ही देर में सब चाय के साथ साथ बातचीत में इस तरह मशगूल हुए कि ऐसा लगता ही नहीं था कि पहली बार मिल रहे हैं। पर रोहन का दिल अभी भी शंका में था कि कल सुबह क्या होगा जब सब आमने सामने होंगे। वो किसी भी हालत में ना तो अपनी माँ को इस तरह परेशान देख सकता था, ना ही अपने बूढ़े नाना नानी पर कोई आंच आने दे सकता था। सुबह रोहन जल्दी उठकर तैयार हो गया था और वो सभी लोग आज शरण्या की बुआ अम्मा के घर जाने वाले थे और फिर मौका देखकर नाना जी के घर जाने का प्लान था उनका। आंटी, आप कॉफी कितनी अच्छी बनाती हैं, सच में मेरा बस चले तो पीती ही जाऊं। अरे तो और ले लो ना रागिनी, जितनी चाहे इतनी बार पी लो। नहीं आंटी, काफी हो गया है अब। रोहन भाई तो रेडी भी हो गए हैं, मैं भी तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। अच्छा, शरण्या कहाँ है? वो दिखी नहीं सुबह से। हाँ, उसे आज सुबह से किसी ने भी नहीं देखा। गई कहाँ है ये लड़की? सारे घर में ढूंढ मचने पर पता चला कि वो तो सुबह उठने से पहले ही बुआ अम्मा के घर जा चुकी है। क्यों गई ये तो किसी को भी नहीं पता था। उधर शरण्या ने सुबह सुबह रोहन के नाना नानी के घर पहुंचकर अलग ही राग छेड़ा हुआ था, जो कि यकीनन किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं था। अच्छा, आप बताओ दादाजी, आज के अखबार में ये जो खबर आई है ऑनर किलिंग की, क्या आप इससे सहमत हो? नहीं नहीं, बताओ मुझे। अरे जब लड़का लड़की पढ़े लिखे समझदार हैं और अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताते हुए शादी की परमिशन मांग रहे हैं, तब उन्हें भी तो अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने बच्चों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए या नहीं? अरे पर तू ये सुबह सुबह अखबार लिए हमारे घर क्यों चली आई है, ये बता। अरे दादी जी, अखबार लिए तो मैं तैयार होकर स्कूल के लिए निकली थी, फिर देखा स्कूल का टाइम तो अभी हुआ ही नहीं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ एक कप चाय पीती चलूं। क्यों, कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं शरण्या, अच्छा किया। तेरे आने से रौनक सी आ जाती है घर में। कई बार सोचती हूँ, इस घर में तो तीन तीन पोते हैं, हमारे घर अगर एक पोती भी होती तो बड़ी होकर तेरी ही तरह पटर पटर करती, घूमती चारों ओर, रौनक लगती तब घर में। अच्छा दादाजी, अगर आपकी कोई पोती होती तो बड़े होने पर आप तो उसे लव मैरिज करने देते ना, क्योंकि उस दिन भी आप रोहन से कह रहे थे सबको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, है ना? हाँ बेटा, हम उसका साथ देने की कोशिश जरूर करते। ये सुनकर उसने प्यार से अपना एक हाथ दादाजी के हाथ पर रख दिया। शरण्या ने घड़ी देखी, उसको पता था अब किसी भी समय रोहन अपनी मम्मी और बहन के साथ आता ही होगा। उसने दादी के गले में प्यार से बाहें डालते हुए फिर पूछा, अच्छा दादी, एक बात और बताओ, ये बात समझने में, इस सोच तक पहुंचने में इतने साल क्यों लगा दिए आप लोगों ने? पता है आपको, मेरे पापा ने हमेशा खुद को आपका कसूरवार समझा, जबकि उन्होंने आपकी बेटी और अपने दोस्त की शादी करा के कोई गलती नहीं की थी। उन लोगों ने आपसे कई बार आकर परमिशन मांगी थी, पर तब आप लोग कितने कट्टर हो गए थे, जो एक भी बार उनकी बात नहीं मानी आपने। बस कर शरण्या, तेरे दादाजी तेरी इन्हीं बातों को याद करके परसों पूरी रात सो नहीं पाए और तूने फिर आज ये बातें। अभी दादी अपनी लरजती आवाज में अपनी पुरानी करनी की सफाई दे रही थी कि बाहर लोहे का मेन गेट खुलने की आवाज आई। शरण्या जानती थी कि क्या होने वाला है। वो दादाजी और दादी जी के बीच में उनका एक एक हाथ पकड़े वैसे ही शांत बैठी रही। बाहर आंगन बुहारती हुई रोहन की छोटी मामी भागती हुई अंदर आई। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, चेहरा घबराहट और खुशी से लाल हो रहा था, पर मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। क्या हुआ बहू, कौन आया है? कोई कुछ कहता इससे पहले ही रोहन और उसकी बहन अंदर आ चुके थे। रोहन के नाना नानी उसे देखकर खुशी से खड़े हो गए और उसे अंदर आने का इशारा किया। नाना जी, ये रागिनी मेरी बहन, और ये, उसने आगे से हटते हुए रास्ता छोड़कर अपने पीछे आने वाली अपनी माँ को इंट्रोड्यूस कराया। ये मेरी माँ है। इस बात के बाद एक लंबा साइलेंस था माहौल में। चुप्पी इस कदर गहरी थी कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। शरण्या के मम्मी पापा, रोहन की मम्मी और बहन, नाना नानी, मामी, सब एक दूसरे को कितने ही क्षण हैरानी से खड़े देखते रहे और सबसे पहले नानी ने अपनी बाहें फैलाईं। बैस्यू, मेरी बच्ची, माँ। दोनों ही ओर से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। बरसों पुराने सिकवे, शिकायतें तो जैसे इन आंसुओं के साथ ही बहे जा रहे थे। शब्दों की तो किसी को जरूरत ही महसूस नहीं हुई। थोड़ी देर तक
नाना जी अभी तक हैरानी से कभी रोहन को तो कभी उसकी मम्मी को देख रहे थे और फिर उन्होंने दूर खड़ी रागिनी को इशारे से अपने पास बुलाकर उसका माथा चूम लिया। अप्पा, मुझे माफ कर दो ना। बस 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 बेटा, बस बहुत हुआ। अब नहीं, बस अब नहीं रोना। कई बार सब कुछ कितना आसान होता है ना। बस शायद हम यही अपने अबोलेपन से उसे मुश्किल बना देते हैं। मतलब अगर बीते हुए समय में अपना सारा डर छोड़कर यहाँ से विदेश सेटल होने के बाद कभी वैष्णवी ने कोशिश कर ली होती अपने माता पिता से बात करने की, तो शायद उन्होंने उसे माफ कर दिया होता, या शायद ये समस्या थोड़ी या बहुत पहले ही सुलझ गई होती, या फिर उसके माता पिता ने ही अपनी झूठी शान और जात पात की लड़ाई से ऊपर उठकर उसके प्यार को स्वीकार कर लिया होता, या बाद में ही उन्हें माफ करने के लिए पहल की होती। तो आज इतने साल का अकेलापन उन्हें उलाहना न दे रहा होता। बहुत कुछ था सबके पास बोलने को, पर अभी कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बात भी सच है, जब हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, हम उन लम्हों में ही सबसे ज्यादा खामोश पाए जाते हैं। ये सब कुछ बेशक ही आसानी से हो गया था और इसका रिजल्ट भी बड़ा ही सुखद रहा था, पर जिंदगी हमेशा ही इतने सुखद नतीजे नहीं दिया करती है। नाना नानी के साथ साथ रोहन की मम्मी और बहन से भी ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी कि रोहन की नजरें किसी न किसी बहाने शरण्या पर ही आकर टिक जाती हैं, चाहे सामने कितने ही लोग क्यों ना हो। पिकनिक हो या मंदिरों और पार्क में घूमना फिरना, खेतों के किनारे या नदी में बोटिंग, आजकल सारे घर वाले एक ही साथ समय बिता रहे थे। गायत्री और शरण्या भी हर समय उनके साथ ही साथ थीं। हालांकि उसकी अम्मा ने ऐतराज किया था कि अब जब सब ठीक हो गया है तो क्यों तुम हर समय उन लोगों के घर में घुसी रहती हो। पर शरण्या को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और आज सब लोग बड़े से पार्क में पिकनिक के लिए आए थे। अंताक्षरी खेलते खेलते कई बार रोहन ने कोई ऐसा गीत गाया जो साफ लगता था कि सिर्फ और सिर्फ शरण्या के लिए ही गाया जा रहा था। यही सब देखकर रागिनी अपने भाई को छेड़े बिना नहीं रह पाई। भैया, कुछ तो शर्म करो, सभी तुम्हें देख रहे हैं। देखो तो, नाना जी भी समझ रहे हैं सब। वैसे एक काम करो, शरण्या को कहीं और ले जाकर अपने मन की बात बता दो ना। तुम क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो सिर्फ गाना ही गा रहा था, सच्ची। रागिनी हंसे जा रही थी। किसे बेवकूफ बना रहे हो भाई, खुद को या हम सबको? साफ लिखा है तुम्हारी शक्ल पर कि वो लड़की क्या बन चुकी है तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम मुझसे कब से प्यार करते हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है रागिनी, कहकर रोहन एक कोने में बेंच पर जाकर बैठ गया। सब इतना गलत कैसे सोच सकते हैं भला? उस दिन नाना जी पूछ रहे थे और आज रागिनी पीछे पड़ गई है। पर क्या ये लोग गलत हैं? नहीं, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। रोहन इसमें कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था कहाँ। वो काफी समय से खुद को शरण्या की ओर देखने और उसके बारे में सोचने से रोक ही कहाँ पा रहा था। पहले तो फिर भी अर्जुन नाम को ही सही उसके साथ था, पर अब तो अर्जुन झूठ को भी उसकी जिंदगी में नहीं है, तो क्या उसे इस बारे में सोचना चाहिए? शायद हाँ, क्योंकि इसमें हर्जी क्या था? गायत्री की माने तो शरण्या को कभी अर्जुन से प्यार था ही नहीं। बस वो तो अपनी लाइफ में एकमात्र अर्जुन की प्रेजेंस होने की वजह से उसकी दोस्ती को प्यार समझ बैठी थी। उसने खुद को भी कई बार महसूस किया था। उसकी मदद करने के लिए शरण्या ने सारी हदें पार करते हुए उसका साथ दिया था, पर फिर भी प्रश्न वही का वही था। क्या शरण्या का उसके प्रति व्यवहार प्यार है? रोहन, आओ ना, सब स्नैक्स खा रहे हैं, साथ में कॉफी भी है, और तुम यहाँ अकेले बैठे हो, कुछ सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं अर्जुन और तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक ही हूँ। कई बार अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी जरूर आ जाती है। कितनी पागल हो गई थी मैं अर्जुन के लिए, पर उसे तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। उसने मुझे हमेशा अपना दोस्त ही समझा था। अब तो मुझे भी लगता है कि शायद मैंने भी अपने दिल में पनपते इस एहसास को गलत ही समझा, क्योंकि मुझे भी इससे दूर होकर वो दुख नहीं हुआ जो शायद होना चाहिए था। जबकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, फिर भी ऐसा लगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शरण्या इस तरह हंसी जैसे अपनी बेवकूफ़ी का जश्न मनाने के मूड में हो। तुम्हें पता है रोहन, हमेशा से मन में था कि सारी परंपरा और रिवाजों से ऊपर उठकर किसी से प्यार करूं, लव मैरिज करूं। लाइफ में थोड़ा सा तड़का हो, मसाला हो, लोग मुझे रोकें, कमरे में बंद करें, रस्मों की दुहाई दें, मैं जिद में आकर किसी फिल्म की हीरोइन की तरह खिड़की से कूदकर भागूं और मंदिर की ढेर सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए जाकर अपने सामने खड़े अपने हीरो के गले में जयमाला डाल दूं।
पर सब फुस हो गया यार, मेरे बरसों का सपना टूट गया। कुछ इस तरह से हंसी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हंसी में कितनी सच्चाई है। ये कैसा सपना है यार तुम्हारा, इतना ड्रामा क्यों चाहिए था यार। अप्पा के कड़े नियमों के चलते हमारे घर में हमेशा ही कितना स्ट्रिक्ट माहौल रहा है, ये तुम्हें नहीं पता। बस इसीलिए हमेशा से मन था कि बड़ी होकर कुछ मसाला जरूर ऐड करूंगी अपनी इस फीकी फीकी सी जिंदगी में। रोहन को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे इस प्यारी सी लड़की की एक मासूम सी ख्वाहिश का। एक बार की तो ये भी मन हुआ कि कह दे कि चलो कौन से मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़कर जयमाला डालनी चाहती हो, बताओ एक बार तो ले चलूं तुम्हें, और हीरो की परवाह मत करो। ये जो खड़ा है ना तुम्हारे सामने, ये तुम्हें तब से पसंद करता है जब से तुम दो चोटी बनाए अपनी बहन लावण्या को कनाडा में वीडियो कॉल किया करके उल जलूल बातें किया करती थी अपने स्कूल की, तब से पसंद करता है। जब तुम एग्जाम में फेल हो जाने पर अपने अप्पा से डांट खाकर लावण्या को कॉल करके एक एक बात बताती थी रोते रोते। ये पिछले 10 वर्षों की बातें हैं, क्योंकि शंकर अंकल और वैष्णवी की मदद की थी शरण्या के पापा ने, इसलिए उन्होंने भी लावण्या के पति को कनाडा में सेटल होने में पूरी मदद की थी। और इसलिए दोनों घरों में इतना आना जाना था कि एक ही घर लगता था। लावण्या के प्रेग्नेंट होने से लेकर निक्की की पैदाइश तक वैष्णवी और शंकर ने दोस्त की बेटी होने के नाते उसके माता पिता की तरह ही ध्यान रखा था, क्योंकि वो लोग शरण्या के फाइनल एग्जाम और उसके दादाजी के बीमार होने के कारण उस समय कनाडा नहीं जा पाए थे। उस समय 16-17 साल के रोहन का फेवरेट काम हुआ करता था निक्की को खिलाने के बहाने लावण्या के घर जाना, फिर शरण्या की वीडियो कॉल आते ही उसे अपनी बहन लावण्या से बचकानी बातें शेयर करते हुए देखना, जिसका पता उसके अलावा सिर्फ उसकी बहन रागिनी को ही था। क्या सोच रहे हो रोहन, मेरी बातें बहुत बेवकूफाना लग रही है ना? नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन से ऊंचे मंदिर ले चलूं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। रोहन बोलने को तो बोल गया पर कुछ सकपका भी गया। मंदिर का पता तो मैं बता दूंगी तुम्हें, पर वो बंदा कहाँ से लाऊं यार जिसके गले में माला डालूंगी। पल भर के लिए दोनों की आंखें मिली और उसके बाद जल्दी ही दोनों को ये एहसास हो गया कि यहाँ आसपास खड़ा परिवार का हर सदस्य उन्हीं को देख रहा है। स्थिति को भांपते हुए वो दोनों अपनी नजरें चुराते हुए उन्हीं की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। तभी शरण्या का फोन बजा। हेलो, हाँ अर्जुन, क्या हुआ? अभी कहाँ? ठीक है, मैं रोहन के साथ आती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? अर्जुन का कॉल था शायद। हाँ, मिलने को कह रहा है, कुछ अपसेट भी लग रहा है। 2 घंटे बाद मिलेगा वो। और हाँ, तुम्हें भी साथ चलना होगा, चलोगे ना? हम के अलावा कोई जवाब ही नहीं था रोहन के पास। क्यों बुलाया होगा उसने इसे? ऐसी क्या बात हो सकती है भला जो इतनी अर्जेंसी है? इनकार तो वो कर ही चुका है इसे, फिर अब कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया, या फिर शरण्या जैसी लड़की को छोड़ने के बाद उसे अफसोस हुआ हो। नहीं तो और क्या हो सकता है। 15 दिनों से तो ये दोनों टच में भी नहीं थे एक दूसरे के, और अब अचानक रोहन का दिमाग इस वक्त सच में ही चकरा गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि करे क्या अब। उसके पास असलियत जानने के लिए शरण्या के साथ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इस समय वो एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। जिस दिन वो यहाँ आया था उस समय अपने पिता की मृत्यु और मम्मी की बीमारी की वजह से वो कुछ और सोचने की स्थिति में नहीं था। उस पर से जब शरण्या ने अर्जुन के बारे में बताते हुए उसे लगभग धमकाया था, तब भी उसने साफ कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब वो बस अपने नाना नानी को मनाने के बारे में सोच रहा था। पर धीरे धीरे जब वो शरण्या के प्लान में शामिल हुआ, सुबह शाम उसके साथ रहा और उसे अच्छे से जानने लगा, तो अपने मन के सॉफ्ट कॉर्नर में हमेशा से बसी उस लड़की को इग्नोर नहीं कर पाया। सोने पे सुहागा, अर्जुन के एंगेज होने के बाद तो उसके मन ने ये मान ही लिया था कि आज नहीं तो कल वो इस बारे में बात करेगा उससे। पर शायद उसे देर हो गई थी, क्योंकि आज अचानक ये सब पिकनिक के बाद सबको घर तक छोड़कर उसने अपने मामा की बाइक निकाली और शरण्या को पीछे बैठाकर वो खेतों के बीच बनी पगडंडी वाले शॉर्टकट रास्ते से शहर की ओर चल दिया। उसका मन काफी भारी सा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ खो देने वाला है आज। क्या उसका सोचना सही था? रोहन खुद बाइक पर बैठा कर ले गया था शरण्या को। अर्जुन के साथ रेस्तरां में बात करने का पूरा मौका देते हुए उसने बाहर घूमने का बहाना बनाया और बाइक लेकर सड़कों पर देर तक दौड़ाता रहा। उसे कुछ सोच सोच कर यूं ही गुस्सा आए जा रहा था। कमाल है, ये अर्जुन भी पहले खुद कभी भाव नहीं दिया शरण्या को, उसके प्यार को भी हमेशा इग्नोर किया, और अब
जब सब कुछ भूलकर नॉर्मल होने की संभालने की कोशिश कर रही है, तब फिर से उसकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्या बात कर रहा होगा। सच में ही कहीं उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया हो तो कहीं। नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों ये सब बातें मेरे दिमाग में आए जा रही हैं। रोहन काफी देर बाहर घूम घाम कर उसी जगह पहुंचा जहां उसे उन दोनों को बात करते हुए छोड़ा था। शरण्या को उसको आया हुआ देखकर उसके पास आई और चुपचाप बैग पर बैठ गई। क्या हुआ? क्यों बुलाया था इसने? क्या कह रहा था? शादी के लिए इनवाइट तो नहीं कर रहा था तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चुपचाप बैग चलाओ ना, घर जाकर बताती हूँ तुम्हें। पर रोहन को चैन नहीं आ रहा था। उसने बैग को ब्रेक लगाया और झटके से रोक दिया। शरण्या इस झटके के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो आगे बैठे रोहन पर लगभग गिर ही पड़ी। सॉरी सॉरी, वो अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, आगे कुछ आ गया था। शरण्या ने आगे साफ पड़ी सड़क को हैरानी से ताका और चेहरे को अजीब तरीके से फैलाते हुए बोली, अच्छा, दिख तो कुछ नहीं रहा। अर्जुन ने तुमसे ऐसा क्या कहा जो तुम इतनी अपसेट हो? अपसेट? सच में? वैसे कायदे में तो मुझे खुश होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड कहीं और सेटल होने की तैयारी में है और इसीलिए अर्जुन मुझे प्यार लौटाने आया है। मतलब उसने मुझे प्रपोज किया है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो मुझे मेरा प्यार वापस मिल सकता है। मतलब मेरा सोचना सही था। रोहन के दिमाग में ये बात बिजली की तरह कौंधी। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर क्या मेरा इस तरह से सोचना, चिंता करना सही है? अभी मुझे भी ये पता नहीं कि आखिर शरण्या मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे, कुछ सोचती भी है या नहीं, ये भी नहीं पता, और मैं बेकार में ही उखड़े जा रहा हूँ। और मैंने उसे दोस्त माना है और मैं जितनी हो सकेगी इसकी मदद करूंगा, मुझे इतना पता है बस। ये सोचकर रोहन ने गहरी सांस लेकर फिर से बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर चल दिया। तो इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती है यार? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? बता मुझे। 3 दिन हो गए तू अर्जुन के प्रपोजल को होल्ड पर रखे है, क्यों? गायत्री, तुझे नहीं लगता इस बात पर मुझे जितना खुश होना चाहिए मैं उतनी खुश नहीं हूँ? सच पूछूं तो मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों है। नहीं पता तो पता लगाओ मेरी जान। ढूंढो उस वजह को जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रही। कहीं ऐसा ना हो तुम यूं ही सोचती रह जाओ। गायत्री हंसती हुई चली गई और शरण्या सब कुछ समझते हुए भी नासमझी के खेल में लिपटी रह गई। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही हो जाता है कि हमें आंखों के सामने सच्चाई तो दिख रही होती है, पर हम किसी डर के चलते या फिर अपनी जिद के चलते उसे अनदेखा कर देते हैं। शरण्या के सामने इस समय ये दोनों ही वजह सिर उठाए खड़ी थी। अर्जुन उसकी पुरानी जिद था, जिसका पता लावण्या को भी था और अप्पा अम्मा को भी, बल्कि और भी बहुत से दोस्तों को ये पता था। इसलिए अर्जुन को मना करने का मतलब अपनी ही पसंद और जिद के पीछे हटना था। साथ ही रोहन के मन को शरण्या भी जानती ही कहाँ थी। उस पर उसे भी तो पहले ही दिन धमकाते हुए अर्जुन के बारे में बता दिया था, तो अब किस मुंह से अपने दिल में उमड़ उमड़ कर आ रहे मनचले ख्यालों को हवा देती वो। इधर अर्जुन ने भी यही सोचा कि उसे उसका प्यार नहीं मिला तो क्या, कम से कम शरण्या को तो उसका प्यार दे ही सकता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता था अर्जुन को कि उसकी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं। शायद इसीलिए उसने ये प्रस्ताव शरण्या के सामने रख दिया था। अगर वो इसे मानती है तो भी ठीक, और नहीं मानती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उसे। इधर शरण्या की कश्मकश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उधर दोनों घर के लोग मन ही मन उसकी और रोहन के रिश्ते की बात चलाने का इरादा कर चुके थे। सभी को उम्मीद थी कि इस रिश्ते पर कहीं से कहीं तक भी किसी को ऐतराज नहीं होने वाला। शरण्या, तुम शाम को हमारे साथ चल रही हो ना मंदिर? गायत्री को भी कह देना, वो भी चलेगी हमारे साथ। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। उसको अनमनी और पूरी तरह से कंफ्यूज सी देखकर मम्मी ने दूसरा दांव फेंका। सोच लो अच्छे से, क्योंकि आज तुम्हारे अप्पा बहुत अच्छे मूड में हैं और तुम्हें तुम्हारी पसंद का लहंगा दिलवाने के लिए वापसी में शहर की ओर जाने का भी प्रोग्राम है उनका। शरण्या हैरानी से अम्मा को देखने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि काफी समय से वो अपने अप्पा से एक सुंदर से लहंगे की डिमांड कर रही थी और वो इतनी आसानी से तैयार नहीं थे दिलवाने के लिए। अब अचानक आज ऐसा क्या हो गया, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे। क्या सच में अम्मा आप लोग तो मंदिर जा रहे हो ना, देवी दर्शन के लिए? फिर ये शॉपिंग? अरे बेटा, मंदिर तो एक बहाना है। हम सब लोग तो एक साथ टाइम बिताने और खुशियां साझा करने का बहाना ढूंढ रहे हैं बस।
वापसी में रोहन की बहन और मामियाँ शॉपिंग करने के लिए शहर जाना चाहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तभी हम भी कुछ खरीद लें। ऐसे तो तुम्हारे अप्पा को मनाना बहुत मुश्किल है, पर सबके सामने वो मना नहीं कर पाएंगे हमें, क्यों ठीक है ना? शरण्या मुस्कुराती हुई तैयार होने चली गई, क्योंकि आज अप्पा के साथ अम्मा भी पूरे मूड में थीं। रोहन के नाना जी ने अपनी ट्रैक्टर ट्राली में गद्दे बिछवाकर सबके बैठने का इंतजाम कराया था, क्योंकि मंदिर का रास्ता थोड़ा लंबा था। जब शरण्या अपनी मम्मी के साथ घर से बाहर आई, तब रोहन एक एक करके अपनी मम्मी, मामी और नानी को हाथ बढ़ाकर ट्रैक्टर ट्राली में चढ़ाने में हेल्प कर रहा था। शरण्या ने आज सफेद रंग पर गहरे रंग की किनारी और बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। लंबे बालों की चोटी में आज बहुत समय बाद गजरा भी लगा हुआ था। क्या बात है, आज तुम्हारे बालों में गजरा और तुम्हारी फेवरेट ये सफेद साड़ी ऐसे ही पहन ली यार। जाने का मन भी नहीं था, पर मम्मी की जिद पर जा रही हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम आंटी की जिद पर जा रही हो। गायत्री की बात पर शरण्या चुप रह गई। अच्छा, जरा देख तो सही, कितने प्यार से सबको हाथ पकड़कर चढ़ा रहा है ट्रॉली में। चल अब हम भी चलें देवी दर्शन के लिए। गायत्री आंख मारते हुए आगे निकल गई। रोहन ने हाथ पकड़कर पहले गायत्री और फिर शरण्या को भी ट्राली में चढ़ाया और सब लोग देवी का नाम लेकर पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल दिए। अच्छा, एक बात बता, तूने क्या सोचा अर्जुन के प्रपोजल के बारे में? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। सच पूछो तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तूने एक बात नोटिस की कि तू रोहन के साथ कितनी कंफर्टेबल है? उसे देखकर तू जरा भी झिझकती या सकुचाती नहीं है ना? देख, अभी उसका हाथ पकड़ते हुए तू जरा भी नहीं झिझकी। वो तो अर्जुन के साथ भी गायत्री, इसमें नया क्या है? पर अर्जुन के साथ तो तुझे सालों हो गए यार। इतने समय में कंफर्टेबल होना तो नॉर्मल है ना? जबकि रोहन से मिले अभी महीना भी नहीं हुए हैं। तू कहना क्या चाहती है? वही जो तू समझना नहीं चाहती यार। खैर छोड़, बस एक काम करना, देवी दर्शन के समय थोड़ी सी सद्बुद्धि मांग लेना, सही गलत में अंतर करने की। सभी लोग आपस में हंसते बतियाते भजन गीत गाते रास्ता काट रहे थे, जबकि शरण्या अब बिल्कुल चुप थी। गायत्री की बात समझते हुए भी जाने क्यों उसे समझ नहीं पा रही थी। वो अभी तय नहीं कर पा रही थी कि क्यों उसके प्रेम प्रस्ताव को अर्जुन द्वारा अस्वीकार करने पर भी उसे उतना दुख नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और अर्जुन के वापस आने पर भी उसे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। जबकि अगले महीने रोहन के एक दिन के लिए वापस कनाडा जाने की बात सुनकर वो अभी से अजीब सा खालीपन फील कर रही थी। खैर जो भी हो, मंदिर में दर्शन अच्छे से होने के बाद सब लोगों ने जमकर शॉपिंग करने की ठानी। वो बहुत ही मस्त होने वाली थी। शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में चाट पकोड़े खाने के बाद सारी महिलाओं ने मिलकर एक बहुत बड़े शोरूम पर धावा बोल दिया था। रोहन और शरण्या की मम्मी, मामी और नानी ने साड़ी वाले काउंटर पर साउथ सिल्क की साड़ियों को देखना शुरू कर दिया, जबकि शरण्या, रागिनी और गायत्री के साथ लहंगा चोली वाले काउंटर पर गईं। रागिनी ने पहली बार इस तरह के परिधान खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए उसे एक जैसे पर अलग अलग रंग के कई सारे ड्रेस खरीदने का मन था। रोहन इस काम में उसकी मदद कर रहा था। भैया ये देखो कैसा लग रहा है। रागिनी ने मर्जेंटा लहंगे टॉप के साथ ग्रीन कलर की चुन्नी वाली ड्रेस खुद पर लगाते हुए पूछा। बहुत सुंदर है, ये भी ट्राई करो, तुम पर अच्छा लगेगा। रागिनी खुशी खुशी सभी ड्रेसेस ट्राई करने में लगी थी, पर शरण्या की नज़र तो बस एक ही जगह जाकर टिक गई थी। उसे व्हाइट कलर पर हैवी एम्ब्रॉयडरी और ग्रीन दुपट्टे वाला लहंगा बहुत पसंद आ रहा था। उसने उस लहंगे का दुपट्टा उठाया और खुद पर लगाकर देखा। वो रंग उस पर वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। उसने गायत्री की तरफ पूछने के हिसाब से नजर उठाई, पर उसकी नजर अपनी ओर देखते ही रोहन पर जाकर अटक गई। पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रोहन के उसकी तरफ देखने का ढंग ही बता रहा था कि ये ड्रेस उसके लिए ही बनी है। पापा, मुझे ये वाला लहंगा चाहिए। उसके पापा के पास खड़े नाना जी, जो कि ये सब देखकर बहुत देर से खुश हो रहे थे, बोल पड़े, तुम्हें जो लेना है ले लो बेटी। अपने परिवार को इस तरह साथ देखकर बहुत खुश हूँ मैं आज, इसलिए बिल का पेमेंट तो मैं ही करूँगा। उन्होंने अपना हाथ बड़े अधिकार के साथ शरण्या के पापा के कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, चल अब एक काम करते हैं, इस लहंगे का फोटो लवण्या को भेजते हैं। ये शरण्या का फेवरेट काम था। मतलब कोई भी सुंदर और महंगी चीज लेते ही वो लवण्या को चिढ़ाने के लिए उसे फोटो जरूर भेजती थी। लवण्या ने भी देखते ही तुरंत मैसेज किया,
इतना हैवी लहंगा पहनोगी कब? कोई भी तो फंक्शन करीब नहीं है। अपनी सगाई पर पहन लूंगी ना। सगाई पर? तो फिर व्हाइट क्यों खरीदा? कोई और रंग ले लेती। अरे मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, और फिर रोहन को भी तो पसंद है और गायत्री को भी। अच्छा चलो तुम लोग अभी मजे करो, मैं तुम्हें शाम को वीडियो कॉल करती हूँ। लावण्या काफी दिन से अपनी बहन से कुछ खास बात करना चाह रही थी। अब तो पापा मम्मी ने भी उसे कई बार फोन करके रोहन और शरण्या के बारे में डायरेक्ट उसकी राय पूछी थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने शरण्या के मन की बात जानने के लिए भी कहा था। शायद वो लोग समझने लगे थे कि अभी इतने कंफ्यूजन में हैं कि खुद अपने मन की बात ठीक से समझ नहीं पा रही है। अच्छा बहुत मस्ती हो गई आज के लिए, अब घर की ओर चलो, पहुंचते पहुंचते भी रात हो जाएगी हमें। नाना जी की आवाज पर सभी इकट्ठे होकर वापस गांव की ओर चल दिए। एक साथ ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर गाते बजाते मंदिर और फिर ढेर सारी शॉपिंग का ये मजा सबको बहुत दिन तक याद रह जाने वाला था। इस बार रोहन शरण्या के बिल्कुल पास आकर बैठ गया था। सुनो, तुम्हारी अंकल से बात हुई अर्जुन के बारे में? क्या कहा उन्होंने? नहीं, बात नहीं हुई। बल्कि सच पूछो रोहन, तो मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगता नहीं वो आसानी से मानेंगे, और उनकी मर्जी के बिना कुछ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम एक बात याद रखना शरण्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें उनकी मर्जी के बिना भी शादी करनी पड़े तो भी मैं सारे अरेंजमेंट करवा दूंगा, पक्का। थैंक्स, पर अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। और गांव में तो अब पापा नाना जी वगैरह के सामने अर्जुन से मिलना और बात करना भी मुश्किल सा लग रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, कल शाम 6 बजे मुझे अर्जुन के साथ ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर में मिलो। हम वहीं डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। एक भी ऐसा दोस्त हो जीवन में तो सच में जीवन आसान हो जाता है। इसका मतलब रोहन से हर तरह की मदद की उम्मीद कर सकती थी शरण्या। अब तो बस अर्जुन को हाँ करने की देरी थी उसे। सच में ही रात हो गई थी घर पहुंचते पहुंचते। आपस में बात करते करते गायत्री और शरण्या एक दूसरे के कंधे पर जाने कब सो गई थे, उन्हें तब पता चला जब रोहन ने उन्हें हिलाकर उठाया था। घर आ गया है, अब उठ जाओ दोनों। रात में भी शरण्या को अपने लहंगे के सपने आते रहे, और सुबह उठकर उसने सबसे पहले लहंगे को ही देखा था प्यार से। आज लावण्या का कॉल आना तय ही था, क्योंकि कुछ दिन से उसके दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा था, और उसके मम्मी पापा भी उसे फोन करके शरण्या का मन टटोलने के लिए बार बार कह रहे थे। हाँ अब दिखाओ अपना लहंगा, कल इसका लुक ठीक से नहीं पता चल रहा था। लावण्या वीडियो कॉल पर थी, और अपनी छोटी बहन को इस रूप में देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। खुले बालों में तो शरण्या का चेहरा वैसे भी बहुत आकर्षक लगने लगता था। उस पर से हल्का मेकअप और व्हाइट लहंगा ग्रीन दुपट्टे के साथ वैसे तो तुम पर बहुत सूट कर रहा है ये रंग, पर कोई गहरा रंग भी ले सकती थी फंक्शन के हिसाब से सोच रही हो तो। नहीं, मुझे तो यही पसंद आया। और पता है, रोहन की नज़र भी इसी ड्रेस पर अटकी थी, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। और तुम्हें तो पता है ना, मैं कब से ऐसा ही तो लेने का सोच रही थी। फिर मुझे ये ख्याल भी आया कि ज़्यादा देर सोचने में लगाऊंगी तो कहीं पापा मना ही ना कर दे लेने के लिए। इस बात पर दोनों बहनें एक साथ हंस दी। अच्छा एक बात बताओ, लड़के का तो अता पता भी नहीं, तो तुम सगाई के सपने कैसे देख रही हो भाई? लावण्या अब बात को ज्यादा न खींचते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर ही आ गई थी। यार अब तुम भी ऐसे करोगी? कब से तो जानती हो ना तुम अर्जुन को। हाँ जानती हूँ अर्जुन को, पर तुम्ही ने तो कब से मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अर्जुन तुम्हारा फाइनल डिसीजन है ना? तुम कहो तो सही में पापा से बात करती हूँ अभी। एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या कंफ्यूज किया है तुम्हें? शरण्या, पिछले कितने समय से तुम्हारी जुबान पर जो नाम था वो था रोहन का। रोहन के साथ मंदिर जा रही हूँ, रोहन के साथ मूवी गई थी, रोहन को बुआ अम्मा के घर लेकर गई थी, आज रोहन स्कूल आया था, रोहन के नाना नानी को मनाने में हेल्प करनी है, रोहन के साथ वॉक करने जाना है। आज रोहन उदास था, कल रोहन मंदिर की सीढ़ियों से मुझे गोद में उठाकर नीचे तक लाया। अगले हफ्ते रोहन की मम्मी और बहन इंडिया आ रही हैं, जब देखो तब रोहन रोहन, बस रोहन की ही बातें। तो तुम ही बताओ ना जान, मेरी कंफ्यूजन क्यों ना होता? फिर अर्जुन से हर्ट होने के बाद भी तुमने मुझसे उसकी इतनी बातें नहीं की जितनी की रोहन द्वारा तुम्हें उस स्थिति से निकलने की कोशिशें तुमने मुझे गिनाई। कंफ्यूजन तो होना ही था ना फिर। लावण्या की बातें बिल्कुल सच थीं, और शरण्या सोच रही थी
कि जब एक दिन में एक बार वीडियो कॉल करने वाली बहन को इतना अजीब लग रहा था, तो सारे दिन साथ रहने वाली गायत्री और मम्मी ने तो ना जाने इतनी बातों पर क्या क्या सोच लिया होगा। अरे नहीं लवण्या, ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बातें थोड़ी ना होती हैं। अच्छा, सच में तो सगाई अर्जुन से और लहंगा रोहन की पसंद का क्यों? क्या ये बात भी कंफ्यूजन लायक नहीं है? बात सभी सही थी, और कहीं ना कहीं ये बातें तो समय समय पर उसके मन में भी कितनी ही बार सिर उठाती रही थीं, पर उसने ही उन्हें किसी तरह की दिमागी उलझन से बचने के लिए बुरी तरह से कुचल दिया था। गायत्री ने भी तो कितनी बार उसे यही सब समझाया था, पर उसे भी शरण्या ने हर बार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर गलत साबित कर दिया था। पर आज लवण्या की बात का कोई जवाब नहीं बन पा रहा था उसे। शायद वो अपने ही अंदर उमड़ते घुमड़ते विचारों से लड़ते लड़ते हार मानने लगी थी। अब बार बार वो खुद यही सोच रही थी कि कितनी सही है लावण्या कि कही हुई बात जब सोच में रोहन है, बातों में रोहन है, तो फिर अर्जुन का क्या? और अगर अर्जुन इम्पोर्टेंट है, तो फिर रोहन क्यों शामिल हो जाता है हर बात में? लावण्या, मैं क्या करूं अब? मुझे लगता है जैसे मैं अजीब सी उलझन में फंसी जा रही हूँ, और मुझे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा इससे निकलने का। इस समय उसकी आवाज इतनी रुआंसी हो गई थी, जिसे उसकी बहन बहुत आसानी से पहचान गई। उलझन को समय रहते ही सुलझाया जाता है शरण्या, नहीं तो उन उलझनों का पहाड़ बन जाता है, और तब हम चाह कर भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। हम सब तो तुम्हारे साथ थे ना, तो फिर तुम अकेली क्यों उलझती रही इस तरह? पापा से कहा होता, मुझसे कहा होता, तो इस तरह आज अकेली नहीं जूझ रही होती। न ख्यालों के चक्रव्यूह में तुम। शरण्या को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो लावण्या से 10 साल छोटी होने के कारण खुद को कभी उससे इतना क्लोज नहीं कर पाई थी कि उसे अपने दिल की बात खुलकर बता पाए। तुम्हें पता है शरण्या, जब अम्मा ने मुझे बताया था ना कि रोहन ने उनकी कॉफी की तारीफ की, तो तुमने अगले ही दिन उनसे जिद करके वैसे ही कॉफी बनाना सीखी थी। तभी से मेरा ये सो कॉल्ड कंफ्यूजन शुरू हो गया था, क्योंकि जो काम तुमने कभी अप्पा या अम्मा की खुशी के लिए नहीं सीखा, वो रोहन के लिए सीखा। क्या तब भी मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों? और तो और, सबसे अलग थलग रहने वाली तुम सब कुछ भूल भाल कर रोहन की समस्या से ऐसे जुड़ी कि अपना ही होश नहीं रहा तुम्हें। क्या तब भी मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ? बोलो, तुम्हारा मतलब है लावण्या कि मैं अपनी जिंदगी से जुड़ा एक निर्णय भी खुद नहीं ले सकती? मैंने कितना पढ़ा लिखा, वो क्या सब बेकार रहा? ऐसा नहीं है जान मेरी, तुमने पढ़ा तो बहुत है, पर शायद गुना नहीं है। नहीं तो तुम समझ जाती कि वास्तव में तुम्हें जिंदगी में चाहिए क्या। समझ जाती कि वो कौन है जिसे तुम प्यार करती हो। मैं प्यार करती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा लावण्या? सच तो ये है कि मैं और रोहन तो एक दूसरे को ठीक से जानते पहचानते भी नहीं। तुम रोहन की मत सोचो, अपना बताओ शरण्या, क्योंकि वो तो तुम्हें पिछले कई सालों से जानता है, पहचानता है, और पसंद भी करता है। और हाँ, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार पापा से जरूर बात करना, उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। लावण्या फोन रख चुकी थी, पर शरण्या ये सारी बातें करने सुनने के बाद कई घंटे तक कुछ भी सोचने लायक नहीं रही थी। बीती हुई सारी बातें, सारी घटनाएं उसके इर्द गिर्द तितलियों की तरह पंख फैलाए उड़ रही थी। बहन की बातों ने उसकी बहुत सारी उलझनों की गांठें खोल दी। बहन की बातों ने उसकी बहुत सारी उलझनों की गांठें खोल दी थी। पर उसने ये क्यों कहा कि पापा से जरूर बात करना? शाम के 4 बज चुके थे। उसने खुद को बिस्तर से जबरदस्ती उठने पर मजबूर किया, और दोनों हाथों से नीचे फर्श चूमता लहंगा ऊपर की तरफ उठाए कुछ बुझे मन से पापा के पास पहुंच गई। पापा, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? ऐसे क्या देख रहे हैं? बताइए ना। मेरी गुड़िया तो हमेशा से ही किसी भी ड्रेस में इतनी ही प्यारी लगती है। और ये तो बताओ, तुम सुबह से थी कहाँ? शरण्या ने पापा की बात को इग्नोर करते हुए कहा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। मैं जानता हूं शरण्या, शायद तुम्हें मुझसे अर्जुन के बारे में बात करनी है, पर बेटा, मैं इस समय तुमसे रोहन के बारे में बात करना चाहता हूँ। रोहन, उसके बारे में आपको क्या बात करनी है पापा? शरण्या एक बार फिर जानकर भी जैसे अनजान बनने की कोशिश में थी। बेटा, तुम हमेशा से जिद्दी रही हो। अपनी पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट्स, नौकरी, म्यूजिक, कपड़े आदि में हमेशा ही तुमने अपनी जिद चलाई, और मैंने मानी भी, क्योंकि तब तुम सही थी, या फिर बहुत ज्यादा गलत नहीं थी। जिद अगर सही चीज की हो तो जिंदगी बना देती है, पर जिद के चलते तुम अगर गलती करने पर आओगी तो मैं तुम्हें टोकूंगा तो जरूर ही। पापा की बातें आज शरण्या के दिल में उतर रही थी सीधा। मैं ये नहीं कहता
था कि अर्जुन अच्छा लड़का नहीं है, पर रोहन, उसकी सोच में मुझे अपनी सोच नजर आती है। किसी समय में मैंने सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर उसके माँ बाप की शादी करने में मदद की थी, क्योंकि वो एक दूसरे को सच्चा प्यार करते थे। और आज उसे देखो, वो भी तुम्हें और अर्जुन को एक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि वो ये समझता है अर्जुन के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। सही है तुम्हारा निर्णय, पर क्या सच में ऐसा ही है शरण्या? अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो। शरण्या की आंखें अब तक पूरी तरह से भीग चुकी थीं। उसने कभी अपने मन की बात खुलकर क्यों नहीं की पापा से, लवण्या से, अम्मा से। एक तरफ अर्जुन है जो किसी और से प्यार करता था, और आज उस लड़की के द्वारा ठुकराए जाने के बाद तुम्हें सेकंड चॉइस के तौर पर मानते हुए तुम्हारे सामने खड़ा है। और दूसरी तरफ रोहन है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी पहली और आखिरी चॉइस मानते हुए तुम्हारी जिद और खुशी के आगे इस कदर झुक गया है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी पसंद से तुम्हें मिलाने के लिए जयमाला और पंडित को साथ लेकर मंदिर में तुम्हारा इंतजार करने को भी तैयार हो जाएगा। ये सब आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो पापा? लवण्या के कहने पर मेरे दोस्त शंकर ने तुम्हारे और रोहन के रिश्ते की बात कई बार छेड़ी थी बेटा, पर मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया था। लवण्या जब तब बताती रहती थी कि रोहन की तरफ से हाँ ही समझो पापा, पर तुमसे हम कोई बात नहीं कर पाए थे इस बारे में। तो पापा, आपके कहने का मतलब है कि? मेरे कहने का यही मतलब है कि अब फैसला तुम्हारा है शरण्या। एक बार फिर ठीक से सोच लो। शरण्या के पास अब सोचने के लिए कहाँ कुछ बचा था। लवण्या से बात करके पहले ही उसकी आंखों के आगे छाई हुई उलझन रूपी धुंध काफी हद तक छट चुकी थी, और अब अपने पापा की सहमति और इशारा पाते ही वो तो दीन दुनिया की फिक्र को दरकिनार करके मंदिर की ओर नंगे पांव भागती चली गई। कितनी बेवकूफ थी जो आंखों के सामने हो रही बातों को भी नजरअंदाज करती रही, और दिल में उठ रहे ख्यालों को भी। मगर अब सब साफ था। इस समय तो उसकी आंखों के आगे सिर्फ रोहन का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो सारी कोशिशें घूम रही थी जो उसने अर्जुन और उसे करीब लाने के लिए की थी। उसका वो मंदिर की सीढ़ियों से शरण्या को गोद में उठाकर नीचे तक लाना, और फिर शरारत में धम से पटक देना। उसका शरण्या की नाक को डोरवेल की तरह जब तक बजा देना, सबकी नजर बचाकर उसका वो चोरी चोरी देखना, और अपने कैमरे में ढेर सारी तस्वीरें खींचना। देर तक उसके साथ नदी में पैर डाले बैठे रहना, तो कभी खेतों की मेड़ों पर चलते चलते अचानक पैर फिसलने पर उसका वो हाथ थाम लेना। इतने कम समय में कितनी ढेर सारी मीठी यादें इकट्ठी हो गई थीं उसके पास रोहन की। शरण्या यही सब सोचते सोचते मंदिर की ओर भाग रही थी, कभी अपने पागलपन पर हंसते हुए, कभी रोहन को अनजाने में दी हुई तकलीफों को सोचकर रोते हुए। उसका मन हो रहा था कि वो वहीं से चिल्लाए, रोहन। शरण्या जब मंदिर पहुंची तो वहां शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। उसने एक बार पहाड़ी पर बने मंदिर की ओर जाती हुई अनगिनत सीढ़ियों को देखा, और फिर अपने खूबसूरत सफेद लहंगे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जरा ऊंचा उठाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। आज उसे सीढ़ियां चढ़ने की जल्दी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि एकाएक सीढ़ियों की संख्या दोगुनी हो गई है। हाँफते हाँफते मंदिर की प्रतिमा के ठीक सामने पहुंचकर अब की बार वो जोर से चिल्लाई, रोहन। रोहन ने चौंक कर शरण्या को देखा, और उसे इस हालत में अपने सामने खड़ा देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसने अपनी आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? और उसे अकेले वहां खड़ा हुआ देखकर अगला प्रश्न जाहिर है अर्जुन की अनुपस्थिति को लेकर था, क्योंकि इस समय तो वो लोग भविष्य में होने वाली इनकी शादी की प्लानिंग करने वाले थे। पर जवाब देने के बजाय शरण्या सिर्फ हाँफते हाँफते उसे ही देखती जा रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन अभी भी असमंजस की स्थिति में खड़ा था। उसने फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए पूछा, क्या शरण्या, क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र, इतनी चिंता क्यों थी? क्यों नहीं बताया कि तुम्हें तकलीफ होती होगी मुझे अर्जुन के साथ देखकर? क्यों कुछ भी नहीं बताया? क्यों नहीं बताया रोहन? इस समय तक शरण्या की रुलाई फूट चुकी थी। वो अपनी भीगी आंखों पर हाथ रखते हुए लगभग जमीन पर बैठ चुकी थी। रोहन हैरान था अचानक हुई इस बात का। उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। उसने शरण्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाया और बीच रास्ते से एक और खींचते हुए सीढ़ियों पर बिठा दिया। शरण्या, क्या हो गया तुम्हें अचानक? और फिर मेरे बताने से क्या फर्क पड़ने वाला था? मैं तो तुम्हें तब से प्यार कर बैठा था
जब मैंने तुम्हारी तस्वीर लावण्या के पास देखी थी, तब से पसंद करता था। जब निक्की मुझे तुम्हारी और अपनी मस्ती और नोक-झोंक भरी बातें कई-कई बार बताया करती थी, तब से प्यार कर बैठा था। जब मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को हमारा रिश्ता तय करने का सुझाव दिया था, ये सभी बातें आज पहली बार किसी पहेली की तरह आ रही थीं शरण्या के सामने, और इनके खुलने पर जैसे एक-एक करके उसकी हर उलझन खत्म होती चली जा रही थी। पर जब मैं यहाँ आया, तो पहले ही दिन तुमने अर्जुन के बारे में बताकर मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। किया था ना तुमने? ऐसा ही। फिर क्या कहता मैं तुमसे? बताओ मुझे। इस समय रोहन किसी बड़े बुजुर्ग की तरह बात कर रहा था, जो किसी ऐसे बच्चे को समझा रहा हो, जिसने बार-बार समझाने के बाद भी कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार ली हो, और अब पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ नजरें मिलाने को भी तैयार ना हो। और यकीनन वो नासमझ बच्चा इस समय सारण्या ही थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुमने क्या सोचा है, ये बताओ मुझे। इतना तो तय है, तुम्हारी जिंदगी में वही होगा जो तुम चाहोगी। अपनी खुशियों को लेकर शरण्या इस समय रोहन के चेहरे पर दृढ़ इच्छा शक्ति का जो भाव देख रही थी, वो उसने खुद के लिए आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। वैसे एक बात नोटिस की तुमने? आज अपनी लाइफ में थोड़ा सा तड़का और मसाला तो ऐड कर चुकी हो तुम। देखो जरा खुद को, लहंगा पहने नंगे पैरों कैसे दौड़ती चली आई हो तुम। इतनी सारी सीढ़ियां इस ऊंचे मंदिर की, यही तो सपना था ना कब से तुम्हारा। हाँ, ये जरूर है कि घर वाले तुम्हें कमरे में बंद नहीं करेंगे या रस्मों की दुहाई नहीं देंगे। रोहन उसकी आंखों में झांकता हुआ इस समय किसी ऐसे शरारती बच्चे सा मुस्कुरा रहा था, जिसने उसके मन की स्थिति और चोरी भांप ली थी। सच में यही तो था उसका सपना। यूं ही तो भागते चले आना था उसे, लोक लाज छोड़कर किसी के लिए, शायद इसी के लिए। अब तो बस देर थी तो सामने खड़े इस प्यारे से हीरो के गले में माला डालने की। इस सब के साथ एक समस्या और भी तो थी कि अम्मा, गायत्री, नाना जी वगैरह सबको ये बात बताई कैसे जाएगी कि शरण्या की लाइफ का हीरो बदल गया है। कब, क्यों, कैसे अर्जुन से रोहन हो गया। पर रोहन हम सबको कैसे बताएंगे अपने बारे में ये सारी बातें? कौन सब, किसको बताना है? कुछ भी तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारे अलावा ये बात सबको पता है शरण्या, कि तुम मुझे पसंद करती हो, मेरी परवाह करती हो। सबको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे नाना जी ने तो मुझे तुम्हें प्रपोज करने का सुझाव उसी दिन दे दिया था, जब मैं उनके साथ कुश्ती के मैदान में था और तुम ट्यूबवेल पर बच्चों के साथ बैठी बातें कर रही थी। उस समय तो वो मुझे तुम्हारी फ्रेंड के भाई के तौर पर ही जानते थे सिर्फ। रागिनी ने भी मुझे उस दिन टोक दिया था, जब पिकनिक में अंताक्षरी खेलते हुए मैं गाना गाते हुए तुम्हें देख रहा था और तुम्हें देखते हुए गाना गा रहा था। स्तब्ध थी शरण्या अपनी नासमझी, नादानी और बेवकूफी पर। सबको पता था, गायत्री समझ गई थी, लवण्या जानती थी, अप्पा समझते थे, नाना जी भी भाप गए थे, यहाँ तक कि रागिनी भी समझ गई थी। यहाँ आते ही रह गई तो बस एक बेवकूफ शरण्या, अपने ही मन की चाह से अनजान, अपने ही ख्यालों की धुरी से बेखबर। हद ही है। चिंता मत करो, मेरी नानी, मम्मी और तुम्हारी मम्मी भी जानती हैं, समझती हैं सब कुछ। इसलिए हमें कुछ भी करने की, कहने की, सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम अपना मन बताओ। हालांकि अब कुछ पूछने बताने की जरूरत रही तो नहीं थी, फिर भी रोहन का पूछना तो बनता ही था। अरे बताओ भी, फिर घर चलकर सबको फॉर्मेलिटी के लिए ही सही बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तुम्हें अगर ज्यादा ही शर्म आ रही है तो तुम जरा सी नजर झुकाकर या सिर को हाँ में हिलाकर भी बता सकती हो मुझे। शरण्या अब खुलकर मुस्कुरा रही थी। नहीं, मुझे तुम्हारे सामने कोई झिझक, कोई शर्म महसूस नहीं होती रोहन, इसलिए मैं खुलकर बोल सकती हूँ कि मैं गलत थी हमेशा से। अर्जुन से दोस्ती को सबके सामने हमेशा प्यार का नाम देती रही, इसलिए तुमसे प्यार हो जाने पर भी मजबूरी में उसे दोस्ती का नाम देना पड़ा। दोस्ती और प्यार के बीच जो एक बारीक सा अंतर होता है, उसे मैं महसूस नहीं कर पाई कभी, और उसमें उलझ कर रह गई। लेकिन अब मेरी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ गई हैं रोहन। मेरी बहन ने, मेरे अप्पा ने और तुमने इन उलझी हुई डोरियों को सुलझाने में मेरी मदद की, इसलिए अब मैं ये कहने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी कि मुझे प्यार हो गया है तुमसे, और मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और हाँ, ये बात मैं घर वालों के सामने भी कह सकती हूँ। तो चलो चलें घर।
तुम जल्दबाजी में फ़ोन नहीं लाई अपना, शायद इसीलिए सब मुझे ही कॉल किए जा रहे हैं। उन्हें चिंता हो रही होगी। रोहन का हाथ पकड़े अब शरण्या उन्हीं सीढ़ियों से बड़ी धीरे-धीरे नज़ाकत से उतर रही थी, जिनमें कुछ देर पहले धड़-धड़ करती हुई रोहन के पास ऊपर मंदिर में पहुंची थी। मन की सारी गांठें खुलने और उलझनों के सुलझ जाने से उन दोनों के चेहरे पर बहुत ही सहज भाव दमक रहे थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।